फाइनली लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं। इसके बाद ये बुक ख़त्म हो जाएगी। फटाफट ख़त्म करते हैं। चैप्टर 52 मार्केट एनालिसिस एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। ऑथर बोलते हैं सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस को फोरकास्ट करना सिक्योरिटी एनालिसिस का पार्ट नहीं है, लेकिन वॉल स्ट्रीट में ज़्यादा ध्यान जनरल मार्केट को प्रिडिक्ट करने में दिया जाता है और इंडिविजुअल इश्यूज़ के स्टॉक प्राइसेस प्रिडिक्ट करने में दिया जाता है। तो अगर एज्यूम करें ये सारी एक्टिविटीज़ सीरियसली की जाती हैं, सिर्फ एक गैस नहीं होते, तो ऑथर इसको एक नाम देते हैं मार्केट एनालिसिस का। सिक्योरिटी एनालिसिस वो है जो ऑथर ने पूरी बुक में सिखाया है, और मार्केट एनालिसिस ऑथर मार्केट का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने को बोल रहे हैं। ऑथर बोलते हैं अगर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक प्राइस कैसे मूव करेगा फ्यूचर में बगैर इंट्रिंसिक वैल्यू को जाने, तो सिक्योरिटी एनालिसिस सिर्फ फिक्स्ड वैल्यू टाइप इन्वेस्टमेंट्स का ही करना चाहिए। और कॉमन स्टॉक्स के केस में हमें ये मास्टर कर लेना चाहिए कि कब खरीदना है और कब बेचना है, और वो कौन से इश्यूज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे और सबसे जल्दी इंक्रीज़ होंगे। अगर प्राइजेस फोरकास्ट किए जा सकते हैं तो सिक्योरिटी एनालिसिस में मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है हमें। फिर ऑथर मार्केट एनालिसिस बताते हैं दो तरह के होते हैं। पहले तरह के मार्केट एनालिसिस में हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए पास्ट देखते हैं कि पास्ट में कैसे स्टॉक मार्केट ने मूव किया है, और दूसरे में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे फ्यूचर में इम्पैक्ट होंगे, जैसे बिजनेस कंडीशंस, पॉलिटिकल आउटलुक, मनी रेट्स। अब पहले तरह के मार्केट एनालिसिस के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ये मार्केट एनालिसिस मानता है कि मार्केट खुद का बेस्ट फोरकास्टर है, और इसमें मार्केट बिहेवियर स्टडी किया जाता है पास्ट के जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट के चार्ट्स हैं उनको देख के, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्ट रीडिंग। और जो लोग ये काम करते हैं उनको चार्टिस्ट बोलते हैं। और ऑथर बोलते हैं ये जो टेक्निकल स्टडी का फैशन चला ये पिछले 15 साल से ही चला है, यानी 1925 से, और 1927 से सिक्योरिटी एनालिसिस ने अपनी इज्जत खो दी है और आज तक उसकी इज्जत रिकवर नहीं हुई है। फिर ऑथर चार्ट रीडिंग को डिस्कस करते हैं पूरी डिटेल में। वो बोलते हैं कि ये साइंस नहीं है, क्योंकि अगर ये साइंस होता तो इसकी जो कंक्लूजन्स होती वो रूल डिपेंडेंट होती, और अगर रूल डिपेंडेंट होती तो कोई भी बंदा कल का स्टॉक प्राइस या कल का मार्केट कहाँ जाएगी या अगले हफ्ते कहाँ जाएगी ये बहुत ही इजीली फोरकास्ट कर सकता था और पैसे कमा सकता था कॉन्टिन्यूसली, सही टाइम पे ख़रीद के और सही टाइम पे बेच के। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर फोरकास्ट डिपेंडेबल होते तो ह्यूमंस हैं जो वो उन पे एक्ट करके उन्हें इनवैलिडेट कर देते। क्योंकि रूल डिपेंडेंट है तो सबको पता है कि ये करने से ये होगा, तो सारे सेम टाइम पे करने की सोचेंगे। तो जो पहले कर लेंगे उनको फ़ायदा हो जाएगा, जो बाद में करेंगे उनका नुकसान होएगा, तो सबका फ़ायदा नहीं हो सकता। और जो समझदार चार्टिस्ट होते हैं उनको ये बात पता है कि चार्ट रीडिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको अपना रूल सीक्रेट रखना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को पता नहीं लगने देना वो रूल, नहीं तो उस रूल की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और इसी वजह से चार्ट रीडिंग कॉन्टीन्यूसली सक्सेसफुल नहीं हो सकता लंबे टाइम के लिए, क्योंकि अगर किसी को वो रूल पता चल गया तो वो फटाफट से उस रूल को यूज़ करके ट्रेडिंग करेंगे और उस रूल की वैल्यू ख़त्म कर देंगे। चार्ट ट्रेडिंग एक थ्योरेटिकल बेसिस पे काम करती है। उसका प्रीमिस है जो मार्केट की मूवमेंट्स हैं वो इन्वेस्टर्स की एक्टिविटीज़ और एटीट्यूड्स को रिफ्लेक्ट करता है, और इसीलिए अगर हम मार्केट एक्शन का पिछला रिकॉर्ड देख लें तो हम बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है मार्केट को। तो इसका प्रीमिस ठीक है जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, लेकिन कंक्लूजन ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो, क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं है ना कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्यूचर में भी वही एक्टिविटीज़ और वही एटीट्यूड रिपीट करें। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सिक्योरिटी एनालिसिस में भी तो हम पास्ट अर्निंग्स देखते हैं कंपनी की, मार्केट एनालिसिस में सिर्फ पास्ट स्टॉक प्राइसेस देख रहे हैं हम, तो फ़र्क क्या है? तो सिक्योरिटी एनालिसिस में हम पास्ट अर्निंग्स देखते हैं जो हमें इंडिकेशन देती हैं कि फ्यूचर में भी अर्निंग्स इसके आसपास हो पाएंगी, ऐसे कुछ हो पाएंगी, तो वो भी यूज़फुल है लेकिन इनफॉलिबल नहीं है वो। सिक्योरिटी एनालिसिस और मार्केट एनालिसिस दोनों का जो डेटा होता है वो कंक्लूसिव नहीं होता फ्यूचर के रिगार्डिंग, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सिक्योरिटी एनालिसिस है उसमें हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांगते हैं जो कि मार्केट एनालिसिस में नहीं मिल सकता। चार्ट रीडिंग की फ़िलॉसफी होती है कि लॉसेस कम से कम होने चाहिए, स्टॉप लॉस लगा देते हैं वो, और प्रॉफिट्स जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा होने दो। प्रॉफिट में कुछ ऐसा नहीं लगाता स्टॉप प्रॉफिट मैक्सिमम जितना वो ले सकते हैं उतना लेते हैं, लेकिन लॉस को कट शॉर्ट कर देते हैं वो। तो इसे फॉलो करने से जो सडन बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगे एक तो, और कई बार
बड़े प्रॉफिट्स भी रियलाइज़ हो सकते हैं। तो रिजल्ट्स बेटर होंगे, सिंपल गैस करो अगर आप उससे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो छोटे छोटे लॉस होते हैं उनका एग्रीगेट होता है जो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कुछ एक बड़े प्रॉफिट से, क्योंकि इसमें आप एक्टिवली ट्रेडिंग भी करते हो तो ट्रेडिंग एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे चार्ट ट्रेडिंग पॉपुलर होता है लॉसेस का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है और प्रॉफिट्स का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब पॉपुलर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोगों को सिग्नल मिलेगा बाय करने का सेम टाइम पे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉम्पिटिटिव बाइंग होएगी, सब कहेगा मैं पहले ख़रीद लूँ मैं पहले ख़रीद लूँ, और इसी के चक्कर में एवरेज प्राइस हायर हो जाएगा पूरे ग्रुप का, क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक साथ खरीदेंगे तो प्राइस बढ़ेगा ना। और ऐसे ही जब उनको सेल सिग्नल मिलेगा तो एक बहुत बड़ा ग्रुप सेल कर रहा होगा सेम टाइम पे, जिसकी वजह से उनका सेलिंग प्राइस भी गिर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ बेच रहे होंगे। जो समझदार चार्ट स्टूडेंट होते हैं वो इस थियोरेटिकल वीकनेस को समझते हैं और उन्हें पता है कि जो मार्केट फोरकास्टिंग होती है वो एक आर्ट है जिसमें टैलेंट की ज़रूरत है, जजमेंट की ज़रूरत है, इंट्यूशन की ज़रूरत है और बहुत सारी और पर्सनल क्वालिटीज़ की ज़रूरत है। कोई रूल या सिंपल प्रोसीजर नहीं होता इसका जिसको कोई भी बंदा फॉलो करे तो सक्सेस मिलेगा उसे। इंडिविजुअल क्वालिटीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं कौन सक्सेसफुल होगा इसमें कौन नहीं होगा। फिर अब दूसरे मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखा जाता है। तो ऐसे ही एक मेथड था बहुत पहले जो कि परसेंटेज ऑफ ब्लास्ट फर्नेसेस इन ऑपरेशन पे डिपेंड करता था। उसके हिसाब से ऐसा था सिक्योरिटी प्राइसेस बॉटम पे पहुंच गए हैं अगर जो ब्लास्ट फर्नेसेस इन ऑपरेशन है जो वो 60% ऑफ टोटल से डिक्लाइन हो गए, और सिक्योरिटी प्राइसेस टॉप पे पहुंच गए हैं अगर जो ब्लास्ट फर्नेस इन ऑपरेशन है वो 60% से ज़्यादा हो गया अपस्विंग में। और भी ऐसी दो चार थ्योरीज थी। तो इन थ्योरीज की वीकनेस ये है कि इनमें टाइम एलिमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर बोलते हैं ये बहुत ही आसान और सेफ है फोरकास्ट करना कि हाई इंटरेस्ट रेट पीरियड के बाद शार्प डिक्लाइन होगा मार्केट में, लेकिन सवाल है कितनी जल्दी होगा। इस सवाल का जवाब देने का कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मार्केट एनालिसिस वर्सेस सिक्योरिटी एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस एक आर्ट है जिसके लिए स्पेशल टैलेंट चाहिए अगर सक्सेसफुल होना है उसमें, और सिक्योरिटी एनालिसिस भी एक आर्ट है और ये भी तब सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देगी जब एनालिस्ट के पास एबिलिटी और नॉलेज होगी। लेकिन फ़र्क ये है सिक्योरिटी एनालिसिस में फोकस ज़्यादा होता है प्रोटेक्शन एलिमेंट पे, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे। अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के बाय कर रहे हैं तो हो सकता है जो आपको अट्रैक्टिव लग रही थी उसके रिजल्ट्स अट्रैक्टिव ना हो पर सेटिस्फैक्ट्री ज़रूर हो जाएंगे उसके, क्योंकि आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा था। लेकिन मार्केट एनालिसिस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट ही नहीं है, या तो आप सही होंगे या गलत होंगे, और अगर आप गलत होंगे तो पैसा खोओगे। और मार्केट एनालिसिस का जो कार्डिनल रूल है कि लॉसेस शुड बी कट शॉर्ट और प्रॉफिट सेफ गार्डेड, इसकी वजह से एक्टिव ट्रेडिंग करनी पड़ती है उसमें, और कई बार ट्रेडिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से एग्रीगेट रिजल्ट्स जो होते हैं उन पे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले बताया एग्रीगेट ऑफ लॉसेस और ट्रेडिंग कॉस्ट है जो वो कुछ एक जो प्रॉफिट होते हैं इसमें बड़े बड़े उनसे ज़्यादा होता है। मार्केट एनालिसिस में आप ये सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा चालाक और ज़्यादा लकी हूँ मेरे कॉम्पिटिटर से, और दूसरों के एक्सपेंस पे आपको प्रॉफिट होगा। आप एज्यूम कर रहे हो बाय सिग्नल पे या सेल सिग्नल पे आप दूसरों से जल्दी एक्ट कर लोगे। स्टॉक मार्केट में जब लोग घुसते हैं तो सबको लगता है कि मैं ही हूँ 30 मार खां। जब लॉसेस होते हैं तब सबकी आंखों के सामने सच्चाई आती है। मार्केट एनालिसिस काफ़ी आसान है सिक्योरिटी एनालिसिस से, और इसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो जल्दी रियलाइज़ हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में मार्केट एनालिसिस के रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग होंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा भरोसेमंद तरीका नहीं है जिसे फॉलो करके पैसा आसानी से और जल्दी कमाया जा सके। और मार्केट एनालिसिस में ये भी एज्यूम किया जाता है कि अगर आउटलुक अच्छी है, अर्निंग्स इंक्रीज़ होने वाली है फ्यूचर में, तो वो इशू ख़रीद लेना चाहिए इस एक्सपेक्टेशन में कि जैसे ही वो हायर अर्निंग्स रिपोर्ट होंगी इनकम स्टेटमेंट पे तो स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो ऑलरेडी इस चीज़ को अकाउंट में ले रहा है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होंगे। फाइनली ऑथर कंक्लूड करते हैं कि मुझे नहीं लगता एनालिस्ट फोरकास्ट कर सकते हैं मार्केट बिहेवियर विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस, चाहे वो चार्ट ट्रेडिंग के थ्रू हो, चाहे वो आपकी बिजनेस आउटलुक हो, चाहे वो आपकी इंडिविजुअल कंपनी आउटलुक हो।
बल्कि एनालिस्ट बेहतर रिजल्ट्स पा सकता है अगर वो ये सिर्फ 4 चीज़ों पे ध्यान दे। पहला, स्टैंडर्ड सीनियर सिक्योरिटीज़ खरीद सकता है एनालिस्ट जो कि सारे सेफ्टी टेस्ट पास कर रही हैं। दूसरा, वो सीनियर सिक्योरिटीज़ खरीदी जा सकती हैं जो इन्वेस्टमेंट रेटिंग की हैं बट उनमें अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है अच्छा खासा प्रॉफिट होने की। तीसरा, ऐसी कॉमन स्टॉक्स या स्पेकुलेटिव सीनियर इश्यूज ढूंढ सकता है जो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड हो रही हो। चौथा, प्राइस डिस्क्रिपेंसी देख सकता है रिलेटेड सिक्योरिटीज़ के बीच में और फिर स्विच मार सकता है एक सिक्योरिटी से दूसरी सिक्योरिटी में, और हेजिंग आर्बिट्राज वगैरह भी कर सकता है। अब ऑथर बोलते हैं एनालिस्ट की बहुत बातें होगी, अब अटेंशन लेके जाते हैं ओनर ऑफ सिक्योरिटीज़ पे। पहला बात करते हैं इन्वेस्टर ऑफ स्मॉल मीन्स। तो 3 तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकता है बंदा, इनकम के लिए, प्रॉफिट के लिए या स्पेकुलेशन। तो सबसे पहले इनकम के लिए वाली बात करते हैं। इसमें ऑथर बताते हैं सिर्फ एक ही सेंसिबल इन्वेस्टमेंट है सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी और इनकम पर्सपेक्टिव से भी, वो है यूएस सेविंग्स बॉन्ड्स। दूसरा है प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट। तो इसमें ऑथर 4 अप्रोच बताते हैं जो स्मॉल इन्वेस्टर और लार्ज इन्वेस्टर पे दोनों पे एप्लीकेबल होती हैं। पहली, लीडिंग कॉमन स्टॉक्स खरीदी जा सकती हैं जब जनरल मार्केट लेवल काफ़ी लो हो। इसके लिए पेशेंस और करेज चाहिए, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे इस स्ट्रैटेजी के। फिर दूसरा, ऐसी इंडिविजुअल इश्यूज खरीद सकते हैं जिनमें स्पेशल ग्रोथ पॉसिबिलिटी हो और जब वो रीजनेबल प्राइस पे मिल रही हो कंपेयर टू जो उनकी फाइनेंशियल एग्जिबिट है। ये वाला ऑपरेशन साउंड और प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और इल फाउंडेड और कॉस्टली भी हो सकता है आपके लिए। तीसरा, वेल सिक्योर्ड सीनियर इश्यूज देख सकते हैं जिनके साथ कोई प्रिविलेज अटैच्ड हो। ये रेयर है मिलना लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पेशेंस और परसिस्टेंस चाहिए। चौथा, ऐसी सिक्योरिटीज़ खरीदें जो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम पे ट्रेड हो रही हो। इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ पास्ट अर्निंग्स और लिक्विड एसेट वैल्यू ही नहीं देखती, फ्यूचर अर्निंग पावर भी देखती है, लेकिन जो कंजर्वेटिवली एस्टिमेट की गई हो। फिर तीसरी, जो स्पेकुलेशन के लिए कर सकता है। ऑथर बोलते हैं इन्वेस्टर के पास प्रिविलेज है कि वो स्पेकुलेटर भी बन सकता है और उसके पास ये भी प्रिविलेज है कि वो बाद में पछताए। इसमें ऑथर बताते हैं कि 3 तरह से स्पेकुलेशन कर सकते हैं। पहला, किसी नए वेंचर की स्टॉक खरीद के। ऑथर बोलते हैं ये बिल्कुल मत करो, इसमें प्रोबेबिलिटी हमारे खिलाफ है। ऑथर बोलते हैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से अच्छा तो आप अपना 75% पैसा खिड़की से बाहर फेंक दें और जो बाकी 25% बच गया वो बैंक में रख दें। दूसरा है मार्केट में ट्रेडिंग करके। ऑथर के हिसाब से ट्रेडिंग में सक्सेस या तो गलती से मिलता है, मतलब लक अच्छा था आपका और वो परमानेंट नहीं होता, या फिर आपने बहुत ही गजब टैलेंट है कोई जो कि लाखों में एक बंदे में होता होगा, मतलब ये स्ट्रैटेजी भी मैक्सिमम लोग फॉलो करेंगे तो फेल होंगे। तीसरा यह है कि आप ग्रोथ स्टॉक्स खरीद सकते हैं अगर वो ठीक ठाक प्राइस पे मिल रही हैं। ऑथर बोलते हैं अगर स्पेकुलेशन करनी है तो ये वाला थोड़ा बेटर तरीका है पिछले 2 से। इसमें आपके चांस ब्राइट हैं कंपेयर टू अदर 2 फॉर्म्स ऑफ स्पेकुलेशन। फिर दूसरे तरह के इन्वेस्टर की बात करते हैं, इन्वेस्टर ऑफ लार्ज मीन्स। तो बड़े इन्वेस्टर के पास टेक्निकल एडवांटेजेस तो होती हैं ओवर स्मॉल इन्वेस्टर्स, लेकिन उसके पास लिमिटेशंस भी होते हैं कुछ, जैसे कि यूएस सेविंग्स बॉन्ड्स में इनकम के लिए वो अनलिमिटेड पैसा नहीं डाल सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने लिमिट डाली हुई है उसमें। जैसे अपनी भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उनमें एक इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है, 1.5 लाख तक ही कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C एक्सेट्रा। तो इनकम के लिए फिर उसे यूएस सेविंग्स बॉन्ड्स के अलावा भी और स्ट्रेट इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ेंगी क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा है, सारा यूएस सेविंग्स बॉन्ड्स में नहीं डाल सकता। दूसरा, इन्फ्लेशन भी बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम है उसके लिए क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है। और फिर वो सिर्फ पॉपुलर और एक्टिव स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है तो बड़ी रकम इन्वेस्ट करेगा, बड़ी रकम एक्टिव इश्यूज़ में ही इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो इनएक्टिव में करेगा तो बाइंग सेलिंग में ही प्राइस हिल जाएगा पूरा। तो इसकी वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होगा और कॉन्सनट्रेटेड होल्डिंग्स होंगी उसकी। फिर तीसरे पे आते हैं इन्वेस्टमेंट्स बाय बिजनेस कॉरपोरेशंस। ऑथर के हिसाब से सिर्फ एक ही लॉजिकल इन्वेस्टमेंट है बिजनेस कॉरपोरेशंस के लिए, वो है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिनमें कॉरपोरेट इनकम टैक्स पे एग्जेम्पशन मिले। बाकी तरह की इन्वेस्टमेंट्स में हायर रिटर्न तो मिल जाएगी लेकिन लॉस की रिस्क भी बढ़ जाएगी। फिर है चौथा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी होते हैं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो उनका तो बिजनेस ही यही है इन्वेस्टमेंट करना। उनको ज़्यादा नहीं बताना चाहेंगे ऑथर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जो फिलेंथ्रोपिक या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं
जैसे कि फाउंडेशंस होती हैं, बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है जो, उसमें कुछ पैसा होगा जो कि मैनेज होता होगा, वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट होता होगा जिससे इनकम जनरेट होती होगी, और वो इनकम फिर उस फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ की जाती है। ऐसे ही जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके ट्रस्ट होते हैं, उनका पैसा भी इन्वेस्ट होता है ताकि इनकम जनरेट हो सके, ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रन किया जा सके। स्टूडेंट की फ़ीस से भी रन होता है, और जो एक्यूमुलेटेड पैसा होता है उसकी जो रिटर्न आती है उससे भी रन होता है। ऑथर बोलते हैं अगर लो इनकम हाई ग्रेड फिक्स्ड वैल्यू इश्यूज़ में पैसा डाल के जो इनकम जनरेट हो रही है उससे अगर इंस्टीट्यूशन चल सकता है तो इसी तक रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर सब्सटेंशियल यूनानिमिटी है कि इन्फ्लेशन से गार्ड करना है पैसे को, और ज़्यादा इनकम रिक्वायरमेंट है जो कि हाई ग्रेड बॉन्ड से नहीं मिलेगी, तो उस केस में हम हायर रिटर्न के लिए थोड़ा रिस्की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ये बुक ख़त्म होती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।